जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तक कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे। देखिए हम ऐसा कर रहे हैं, जो क्लास 5 का जो पर्यावरण और हम जो पुस्तक है SCERT है, पहले क्या कर रहे हैं कि इसे हम खत्म कर दे रहे हैं। अभी इतिहास कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मात्र 4 से 5 दिन में क्या कर रहे हैं, एक दिन में 3 गो चैप्टर लेकर के आ रहे हैं, इसको खत्म करें। बहुत ही इससे क्वेश्चन मतलब कि ऑब्जर्व करेगा, ठीक है ना। तो आइए, पहले का चैप्टर आपका कि पटना से नाथुला खत्म कर चुके हैं। तो क्या करें कि देख ले, आज के इस वीडियो में 2 चैप्टर क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो घबराइएगा मत। अध्याय 2 है आपका खेल। देखिए खेल से तो देखिए जितना ये सब दिया है, पहले तो इससे पूछेगा, उसके बाद अदर कुछ इससे पूछेगा। देखिए खेल की घंटी में कक्षा 5 के सभी बच्चे अपनी शिक्षिका के साथ खेल के मैदान में एकत्रित हुए। खेल की घंटी जैसे टन 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 बजा, अब क्लास कक्षा 5 के जो विद्यार्थी सब अपने मैडम के साथ क्या हुआ, सब खेल के मैदान में एकत्रित हुआ। सभी बच्चे शिक्षिका से पूछने लगे, मैडम आज हम लोग कौन सा खेल खेलेंगे? कोई ऐसा खेल बताइए जिसमें हम सभी एक साथ खेल सके। शिक्षिका सोचे ही रही थी, तभी रेशमा आकर बोली, मैडम खो खो खेलते हैं। मैडम खो खो खेलते हैं। अब आया खो खो। अब हम लोग इसको पढ़ने के बाद लास्ट में हम लोग पूर्ण रूप से ये जानेंगे कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। जैसे खो खो आया तो खो खो में जानेंगे कितने खिलाड़ी हुए, ठीक ना। तो पहले इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ओके। मयंक आके बोला कि हम 21 बच्चे हैं। मयंक बोला कि मैडम हम लोग तो 21 बच्चे हैं, एक साथ कैसे खेल सकेंगे? तो सलमा बोली, गर्मियों की छुट्टियों में जब मैं मामा जी के यहाँ गई थी तो वहां पर बहुत सारे बच्चे मिलकर खो खो खेल रहे थे। खो खो खेल रहे थे। मैरी ठीक है, हम लोग खो खो खेलेंगे, पर टीम कैसे बनाएंगे? सलमा बोली, एक तरफ लड़कियां और एक तरफ लड़के हो जाएंगे। तो फिर मैरी बोला, लड़के तो कम है भाई, कुछ और तरीका सोचना होगा। कंचन बोल दिया बीचे में कि मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक विचार है, सुनो सब। पहले सब लोग लाइन बनाकर खड़े हो जाओ तो, और फिर 1 2 नंबर बोलेंगे, उसके बाद 1 नंबर वाले एक तरफ और 2 नंबर वाले एक तरफ हो जाएंगे। इस प्रकार से खेलेंगे। बच्चा कितना है? 21 बच्चा है। सचिन बोला कि पर हम तो 21 है, एक तरफ तो 11 और दूसरी तरफ 10 होंगे। तो कंचन बीच में बोली कि हम में से कोई एक यह देखेगा कि खेलते समय नियम का पालन हो रहा है या नहीं। यह सुनते ही राहुल बोला, यह काम तो मैं करूंगा। अब राहुल बोला कि तो हम काम करेंगे, तो मुखिया हम बनेंगे, सबके देखेंगे। 21 को है, फूट है, तो हम अलग हो जा रहे हैं। हम खेल को देखेंगे कि कौन मने से खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है। इस तरह टीम बनाई गई। अब प्रश्न उठा कि कौन सी टीम बैठेगी और कौन सा खड़ी रहेगी। अब खो खो जो खेल होता है तो बैठा रहता है एक टीम, और एक टीम क्या रहता है, खड़ा रहता है। तो अब ये बात हुआ कि चलो भाई, जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट हो रहा है तो कौन पहले बैटिंग करेगा कि बॉलिंग करेगा, तो उसके लिए टॉस होता है। तो ये समस्या आया। मैक ने टॉस करके इस समस्या का भी समाधान कर दिया। खेल शुरू हुआ, टॉस हुआ और एक ग्रुप क्या हुआ कि जीत गया और खेल क्या हुआ, शुरू हो गया। ठीक, ओके। टीम ए बैठी हुई थी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह किए, और रानी खो बोलने के लिए खड़ी हुई। टीम बी में से सबसे पहले रिया, पिंकी और अब्दुल खो खेलने के लिए आए। रानी ने दौड़ते हुए मयंक की पीठ पर हाथ रखा और बोला, खो। मयंक दौड़ा और रिया को छू लिया, और रिया क्या हो गई, आउट हो गई। दौड़ा मयंक, जाके छू लिया, रिया आउट। खेल चल ही रहा था कि घंटी बज गई। खो खो का खेल चल ही रहा था, घंटी बज गई। बच्चे, अरे ये घंटी इतनी जल्दी बज गई, समय का पता ही नहीं चला, कितना मजा आया खेलने में, कल भी खेलेंगे। सुखदा, अरे कल तो छुट्टी है और मैं अपने राहुल भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी। अब सुखदा बोली, अबे कल तो छुट्टी है और कल हम रवि भैया के साथ क्या करेंगे, कुश्ती देखने जाएंगे। राहुल भैया के साथ कुश्ती देखने जाएंगे। बताइए ऐसा कौन सा खेल है जिसमें आपकी कक्षा के सभी बच्चे एक साथ भाग ले सकते हैं? सूची बनाइए। ये बच्चों का काम है, हम लोगों का नहीं। हमको तो इसमें से जो मेन पॉइंट है उसको छाट लेना है। दूसरे दिन सुबह सलमा तैयार होकर सुखदा के घर खेलने के लिए आ गई। सुखदा ने कहा, आज तो मैं भैया के साथ कुश्ती देखने जाऊंगी। सलमा, कुश्ती? अबे
सुधा बोली हाँ मेरे राहुल भैया बता रहे थे कि अखाड़े में 2 गांव के पहलवानों बंटी और चेतन के बीच कुश्ती होने वाली है। बंटी और चेतन के बीच में क्या होगा? कुश्ती होगा। सलमा तब तो मैं भी चलूंगी। अब सलमा कही कि तब तो मैं भी चलूंगी कुश्ती देखने। राहुल के साथ सलमा और सुखदा अखाड़े में पहुंचे। 2 पहलवान छोटे छोटे कपड़े पहनकर एक दूसरे को मिट्टी में गिरा रहे हैं। ये देखिए पहलवान के ये देखिए पहलवान के। ये लोग दर्शक लोग इधर बैठा हुआ है ना। अब पहलवान लड़ रहा है तो अब देखिए सलमा थोड़ा अचंभित हो जाएगी कि अबे ये क्या हो रहा है? तो मारामारी कर रहा है सब। ये कौन खेल है बे? ये कोई खेल है? इसमें तो पटका पटकी कर रहा है सब। सलमा अरे सुखदा तूने तो कहा था कि कुश्ती हो रही है, पर यहां पर तो 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे को मार रहे हैं। सुखदा बोला हाँ मैंने सोचा कि कोई खेल हो रहा है पर यह तो लड़ाई हो रही है। पास में खड़ा राहुल उन दोनों की बातें चुपचाप सुन रहा था। राहुल ये लड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये तो खेल रहे हैं। जैसे कबड्डी खो खो खेलते हो ना वैसे ही यह भी क्या है? खेल है। सलमा कबड्डी और खो खो में हम मारते नहीं हैं। अरे कबड्डी और खो खो खेलते तो हम मारते कहाँ हैं उसमें? राहुल अरे वे मार थोड़े ही रहे हैं, वे खेल रहे हैं। देखो चेतन पहलवान और बंटी पहलवान दोनों अपने आप को बचा रहे हैं। सलमा तो इसमें हार जीत कैसे तय होगी? अब सलमा बीच में बोली कि तो ये ऐसे हो रहा है तो फिर में हार जीत कैसे फाइनल होगा? ये दूसरा है तो अब देखिए तब राहुल बताएगा कि हार जीत देखो कैसे होगा। राहुल जब एक पहलवान दूसरे पहलवान को गिरा देगा और उसे चित कर देगा तो पहला पहलवान जीत जाएगा। देखो चेतन पहलवान देखो 3 बार बंटी पहलवान को ये गिराया है लेकिन बंटी पहलवान अभी तक चित नहीं हुआ है। इतने में एक पक्ष के लोग ताली बजाने लगे। सलमान ने पूछा कि ये लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? तब राहुल ने बताया कि चेतन पहलवान ने बंटी पहलवान को हरा दिया। चेतन पहलवान बंटी पहलवान को क्या किया? हरा दिया। इसलिए चेतन पहलवान की तरफ से लोग खुश है। अब बंटी पहलवान चित हो चुका था और अखाड़े के मैदान की मिट्टी उसके पीठ में लग चुकी थी, ठीक ना। कुश्ती का खेल खत्म होने के बाद चेतन पहलवान के समर्थक खुशियां मना रहे थे। बंटी पहलवान भी चेतन पहलवान को बधाइयाँ देने आया। बंटी पहलवान आया है बधाइयाँ देने, ठीक है ना। किसको? चेतन पहलवान को। ये चेतन पहलवान है, आई बंटी पहलवान है, बेचारा पसीने पसीने हो गया है, बेचारा हार गया है। बधाइयाँ देने आया। चेतन ने उन्हें गले लगाया और बंटी को समझाते हुए बोला कि अभ्यास करने की आवश्यकता है, थोड़ा और अभ्यास किया होता तो तुम जीत गए होते। ये जो चेतन है बंटी को कहा कि बंटी देखो थोड़ा सा और प्रयास किया रहता ना तो जीत गया रहता, अभी अभ्यास करने की जरूरत है। सलमा चुपचाप खड़े सब देख रही थी। उसको लग रहा था कि कब चेतन पहलवान के पास से भीड़ हटे और वहां पहुंचे। अब देखिए सलमा सोच रही थी कि कब ये सब हटेगा कि हम जाके तनी कुछ पूछें, ठीक ना। तो सलमा इस चक्कर में थी। जैसे ही भीड़ खत्म हो गई चेतन पहलवान के पास गई और पूछा ये कैसा खेल है अबे जिसमें एक दूसरे को मार कर मिट्टी में गिरा दिया जाता है? क्या आप लोगों को चोट नहीं लगती? इसमें क्या मजा आता है? तब चेतन पहलवान कहा यह भी एक खेल है, इसको खेलने में बहुत मजा आता है पर इसमें बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जानते हो यह एक तरह का व्यायाम है, एक्सरसाइज है अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखने का। इस तरह के अनेक खेल हैं जो हमारे देश में और विदेशों में भी खेले जाते हैं। व्यायाम के साथ साथ लोग अपनी सुरक्षा के भी इन्हें सुरक्षा के लिए भी क्या करते हैं? इन्हें सीखते हैं। तुमने जूडो कराटे का नाम सुना है क्या? अब चेतन पहलवान कहा कि सलमा तो जूडो कराटे के बारे में जानती है? तो सलमा बोली हाँ मैंने टीवी पर लड़कों को खेलते हुए देखा है। चेतन पहलवान लड़के लड़कियां दोनों ही खेलते हैं, कई लड़के नहीं खेलते हैं लड़कियां भी खेलती है। उस तरह के खेलों को मार्शल आर्ट कहा जाता है। अब समझिएगा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन बना कि ये जो जूडो कराटा है, जूडो कराटा को क्या कहा जाता है? मार्शल आर्ट। क्या कहा जाता है? मार्शल आर्ट इसको बोला जाता है। ओके। सलमा बोली यह मार्शल आर्ट क्या होता है? तो चेतन पहलवान आओ मैं बताता हूँ। आओ, मार्शल आर्ट जो है ना एक युद्ध कला है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मार्शल आर्ट है खेल युद्ध कला दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यह क्या है? युद्ध कला है। इससे अपनी सुरक्षा की जाती है। प्रत्येक राज्य या देश में परंपरागत ढंग से मतलब पुराना तरीका से इस तरह कला पीढ़ी दर पीढ़ी आती रही है। चाहे भारत में गुरु शिष्य परंपरा से कुश्ती हो या जापान के सुमो,
जापान के सुमो, सिख समुदाय का गतका, ठीक ना। जापान का कौन खेल है? सुमो है। और सिख समुदाय का खेल कौन है? गतका है। बहुत बढ़िया पॉइंट है, समझिएगा। ये जो गतका जो है, गतका ये सिख समुदाय के लोग खेलते हैं। का चीज? गतका खेलते हैं। और आज के समय में जुडो, कराटे, ये सभी कैसा खेल है? ये सब मार्शल आर्ट है। जुडो और कराटे क्या है? एक मार्शल आर्ट है, ठीक ना। और मार्शल आर्ट क्या है? तो यह एक युद्ध कला है। ओके, देखिए ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये इसमें सिख समुदाय के लोग क्या कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं? गतका खेल रहे हैं। गतका भी क्या है? एक प्रकार का मार्शल आर्ट है, ठीक ना। टक 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 पूरा एकदम धराधर खेलना एकदम जारी रखता है लोग। खूब मजा आता है देखने में, ठीक ना। आप लोग भी देखे होंगे। अब गतका एक मार्शल आर्ट, गतका एक मार्शल आर्ट है। गतका क्या है? एक मार्शल आर्ट है। जुडो कराटा क्या है? एक मार्शल आर्ट है। यानी आर्ट यानी एक कला है, मार्शल का आर्ट है। यह सिख धर्म में जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि गतका जो है एक मार्शल, गतका क्या है? तो मार्शल आर्ट है। यह जो गतका जो है किस धर्म के लोग खेलते हैं? तो सिख समुदाय के लोग खेलते हैं। क्यों? कि गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था। गुरु गोविंद सिंह जो थे, गुरु गोविंद सिंह ये 10वें थे। सिख धर्म के कौन नंबर पे गुरु थे? ये 10वें थे और अंतिम थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक ना। तो गुरु गोविंद सिंह ने सिख समुदाय को सैन्य रूप दिया था, सेना का रूप देने के लिए गतका सिखाए थे। उसी दौरान गतका खेला जाता था। गतका सिखों के सैन्य का रूप का एक हिस्सा है। यह आत्मरक्षा के लिए भी सीखा जाता है। यह अपना स्वयं सेल्फ मतलब बचाव के लिए क्या किया जाता है? इसको खेला जाता है गतका, ठीक ना। सिख समुदाय के लोग बैसाखी, याद रखिएगा, सिख समुदाय के जो लोग होते हैं वो बैसाखी तथा गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर खेलते हैं। अब गतका पूछेगा कि गतका लोग किस दिन खेलते हैं? तो गतका खेलते हैं लोग बैसाखी के और गुरु गोविंद सिंह के जयंती के मौके पर 2 बार गतका खेलते हैं। इस खेल को हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भी खेलते हैं। हिंदू भी खेलते हैं, मुस्लिम भी खेलते हैं। मुस्लिम में भी क्या होता है? मुहर्रम के शायद, हाँ, मुहर्रम में भी गतका लोग खेलता है। खूब बढ़िया, खूब बेहतरीन, बहुत वो एक कला है, मार्शल आर्ट है, खूब सुंदर लगता है ना। आइए देखते हैं आगे। आइए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जरा देख ले रहे हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए बेसबॉल, ये जो बेसबॉल खिलाड़ी है, खेल है, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। कितने होती है? 9। रग्बी फुटबॉल जो है इसमें खिलाड़ियों की संख्या आपका होता है 15। पोलो जो खेल है इसमें 4 खिलाड़ी होता है, ठीक ना। वाटर पोलो जो पानी में खेला जाता है उसमें 7 खिलाड़ी होता है। याद करते चलिए, बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15, पोलो में 4 और वाटर पोलो में 3 को बढ़ा के 7। खो खो अभी खेल रहा था ना सलमा उलमा खो खो, तो खो खो में 9 को खिलाड़ी होता है। कितना? 9। कंफर्म कर लीजिए, खो खो में कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। खो खो में कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। कबड्डी में कितने? 7। कबड्डी में 7, वाटर पोलो में 7, ठीक ना। और खो खो में 9 और रग्बी में 4, सॉरी रग्बी फुटबॉल में 15 और बेसबॉल में आपका हो जाएगा 9। हॉकी या फुटबॉल या क्रिकेट, ये तीनों मिला करके, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं और क्रिकेट तो प्रचलित चीज है, 11 खिलाड़ी। नेट बॉल में 7 गो, नेट वाला बॉल जो होता है उसमें 7 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में 6 गो, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी? 6 खिलाड़ी। टेनिस एवं टेबल टेनिस में 1 गो या 2 गो खिलाड़ी होता है। टेबल टेनिस में जो टेबलवा पर रख करके गेंदवा मारता नहीं है सब, लकड़िया से ऐसे करके फिल्मों में देखे होंगे, इससे करके मारता है सब, तो 1 या 2 खिलाड़ी रहता है। बास्केटबॉल जो बास्केट में एक बार ले जाकर के ऊपर से क्या करता है? डाल देता है गेंदा, उसमें 5 खिलाड़ी रहते हैं। और जिम्नास्टिक जो होता है इसमें 8 खिलाड़ी होते हैं, ठीक ना, 8 खिलाड़ी। ओके। और वो जो मार्शल आर्ट जो है वो तो कला है, उसमें ऐसी बात नहीं, वो मैं तो 2-3 भी खेल सकता है, टक टक। और ज्यादा गतका जो खेलता है सब तो एक बार में 2 खेलता है, ठीक ना। 3 कैसे खेल सकता है? 2 खेलता है एक बार में, ठीक ना। तब फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। रग्बी फुटबॉल में कितने? 15 खिलाड़ी। पोलो में कितने? 4 खिलाड़ी। वाटर पोलो में कितने? 7 खिलाड़ी। खो खो में कितने? 9। खो खो वाला आया था खेल का, तो खो खो में 9 खिलाड़ी। कुश्ती में कितने खिलाड़ी? तो 2 खिलाड़ी, एक बार में 2। कबड्डी में 7 खिलाड़ी। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट इसमें 11 खिलाड़ी। उसके बाद नेट बॉल में 7, वॉलीबॉल में 6 और टेनिस एवं टेबल टेनिस में 1 या 2, बास्केटबॉल में 5 और जिम्नास्टिक में कितने होते हैं? 8 खिलाड़ी होते हैं। ओके। आइए अब देखते हैं इसका 3rd चैप्टर। आइए अब हम लोग इसी वीडियो में एक चैप्टर और को क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक ना।
बीजों का बिखरना, अध्याय 3 है बीजों का बिखरना। ठीक ना। देखिए, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसबुटिया, विद्यालय बसबुटिया चंद्रमंडी के बच्चे जैन धर्म के चौथवे तीर्थकर। देखिए, जैन धर्म इसलिए अच्छा से करवाए हैं हम बौद्ध धर्म को, इसलिए हमसे आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बढ़िया से गुरुजी लोग क्लियर कर लीजिए। इससे क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही रहेगा फिक्स। ये तो मैं इस पर कहिएगा तो 100% हम वादा कर लेंगे, कोशिश नहीं। 24वें तीर्थकर कौन? वर्धमान महावीर। कौन? वर्धमान महावीर के मंदिर का दर्शन करने जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआर गांव में आए थे। देखिए, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसबुटिया चंद्रमंडी के बच्चे जो थे, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर जो वर्धमान महावीर थे, उसके मंदिर का दर्शन करने के लिए जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआरा गांव में, कहा? लछुआर गांव में। इसे जैनियों का एक समूह भगवान महावीर के जन्मस्थली मानता है। ठीक ना। लेकिन जन्मस्थली मानता है, लेकिन जन्मस्थली का कहा हुआ है? कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। ठीक ना। सभी बच्चे मंदिर प्रांगण में घूम रहे थे। सभी बच्चे मंदिर प्रांगण में क्या कर रहे थे? घूम रहे थे। तभी ईला की नजर मंदिर की दीवार पर गई। तभी ईला की जो नजर थी वो मंदिर की कहाँ गई? दीवार पर गई। वो देखी कि वहाँ पीपल का एक छोटा सा पौधा दिख रहा है। अब देखी कि अरे ये तो एक छोटा सा पीपल का पौधा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक ना। ये क्या चीज का है? पीपल का पौधा उसमें जम गया है। ठीक, वहाँ पीपल का एक पौधा छोटा सा दिख रहा है। उसने कहा अरे दीवार पर पीपल का पौधा कैसे उग गया बे? सब लोग दीवार पर उगे पीपल के पौधे को देखने लगे। यीशु ने कहा हमारे घर की चार दीवारी पर भी इसी तरह के कुछ पौधे उगे हुए हैं। शिवांगी बोली अपने विद्यालय के पुराने भवन में भी कुछ पौधे उग गए हैं। अब लीजिए, सबको याद पड़ गया कि हमरे घर में, हमरे विद्यालय में भी उगा हुआ है एक ईला। बता दी तो आपने भी अपने आसपास दीवारों पर ऐसा अन्य स्थानों पर पेड़ पौधों को उगे हुए देखे होंगे। आपने इस तरह के किन किन स्थानों पर कौन कौन से पौधे देखे उसको लिखना है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट बात। अब शिवांगी अपने शिक्षिका से यानी मैडम जी से पूछी कि पेड़ पौधे दीवारों पर कैसे उगाते हैं। शिक्षिका ने कहा जब किसी पेड़ पौधे का बीज किसी भी तरह से कहीं पहुंच जाता है तो वहीं का वह अनुकूल परिस्थिति ढूंढने लगता है। वहीं वो कैसा परिस्थिति ढूंढने लगता है? अनुकूल, मतलब कि अपने अनुसार ढूंढने लगता है। अगर बीज को मिट्टी, पानी, ताप, हवा समुचित मात्रा में अगर मिलते हैं तो वह अनुकूल मौसम में अंकुरित होकर बढ़ने लगता है। अनुकूल मौसम मतलब कि उसके जैसा मौसम जिसमें वो वृद्धि कर सके, पल बढ़ सके। ठीक ना। ईरा बोली पौधे के बीज इधर उधर कैसे चले जाते हैं? शिक्षिका ने कहा भिन्न भिन्न पौधों के बीज भिन्न भिन्न तरीके से इधर उधर जाते हैं। किसी बीज को हवा उड़ा कर ले जाती है तो कोई पानी में बहकर कहीं चला जाता है। कोई बीज अपने फलों के फटने के बाद बिखर जाता है तो कहीं किसी बीज को पशु पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। मनुष्य भी अपनी आवश्यकता अनुसार बीजों को नियंत्रित तरीके से बिखेरता भी है। सबसे ज्यादा गिलहरिया जो होती है वो बीज को क्या करती है कि सबसे ज्यादा पेड़ को उगाने में गिलहरिया का भूमिका होता है, क्योंकि वो खा कर कहीं कहीं क्या करती है? लुका देती है। ठीक ना। और कि बाद में खाएंगे और वहीं पर क्या होता है? जम जाता है। ईरा बोली पौधों के बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का राज क्या है? कहला जाता है? शिक्षिका बोली इसे जानने के लिए आइए पहले विचार करें कि अगर किसी पेड़ पौधे जैसे इमली या नींबू के सारे बीज उसके पेड़ के नीचे ही गिर जाए तो क्या होगा? क्या होगा? यीशु सभी बीज उग जाएंगे। शिवांगी बोले नहीं नहीं नहीं, कुछ ही बीज उगेंगे। ईरा बोली कोई बीज नहीं उगेगा, कोई बीज नहीं उगेगा। कीड़ा अगर बीज उगेंगे तो भी वे बढ़ नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। ठीक ना। अब सबका अलग अलग जवाब है। शिक्षिका बोली बच्चों आप सभी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया है। पेड़ पौधे तभी वृद्धि कर पाते हैं जब उन्हें पर्याप्त स्थान, हवा, पानी, मिट्टी और सूर्य का प्रकाश आदि मिलता है हो। पौधों के बीजों को ये सब आसानी से उपलब्ध हो सके इसलिए वे अपने मातृ पौधे से क्या होता है कि अलग हो जाता है। बीज, शिक्षिका बोली कि पौधे से बीज जो होता है वो अलग अलग इसलिए चल जाता है क्योंकि उसे पर्याप्त क्या हो? अनुकूल उसको मौसम मिले। इससे पेड़ पौधों की प्रजाति सुरक्षित रहती है, उनका विस्तार होता है। बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को बीजों का बिखरना कहते हैं। आ गया एगो पॉइंट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा
कि बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को क्या कहते हैं? तब बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को बीजों का बिखरना कहते हैं। बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थानों तक जाना बीजों का बिखरना कहलाता है, बिखरना। ठीक है ना। यीशु बोली दीदी बीजों के बिखरने के बारे में हमें विस्तार से बताइए। ठीक ना। तो तरह तरह के बिखरते बीज, शिक्षिका कही, बीज अपनी संरचना के आधार पर अपने बिखरने का माध्यम चुनता है। जैसा बीज का स्ट्रक्चर होता है उसी प्रकार से वो क्या होता है, बिखरता भी है। आइए समझें कि किस तरह के बीज अपने बिखरने हेतु कौन से माध्यम का उपयोग करते हैं। चटक्कर बिखरने वाली बीज। अब देखिए चटक्कर बिखरने वाली बीज कौन कौन है। चटक्कर मतलब धूप पड़ेगा तो चटक जाएगा, मतलब फूट जाएगा, फूट करके बिखर जाएगा। ऐसा बहुत सारा बीज आप देखे होंगे। कुछ पौधों के बीज सरसों के दाने की तरह छोटे छोटे और गोलाकार होते हैं। वे फलियों के सूखकर फटने के बाद बिखर जाते हैं। हरसिंगार या गुलमेहंदी, याद रखिएगा, हरसिंगार या गुलमेहंदी के बीज फटकर या चटककर बिखरते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि हरसिंगार या गुलमेहंदी के जो बीज होते हैं वो किस प्रक्रिया से क्या होते हैं, बिखरते हैं। तो उस प्रक्रिया का नाम है आपका चटक्कर या फटक्कर। फटक्कर या चटक्कर, चट्ट देना करेगा। हम आप लोग देखिए लेरी का पेड़ देखे होंगे, लेरी, ठीक ना। उसमें अगर आसपास में होगा ना तो घामा जब तेज होता है तो फुट करके सब क्या होता है, गिरते रहता है। बहुत पहले था, अब तो कम हो गया है। तो देखिए गुलमेहंदी के फल और बीज, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये गुलमेहंदी का फूल है, ठीक ना। ये जो फर है उसका क्या है, फर। अब वही चटक कर मतलब फट करके छिटा गया है, ठीक ना। तो गुलमेहंदी या हर सिंगार या गुलमेहंदी का जो बीज है वो फटकर या चटक कर क्या होता है कि एक दूसरे से मतलब कि क्या बोलते हैं उसका, बिखरता है, एक दूसरे दूर जाता है, मतलब बिखरता है, ठीक ना। हवा में उड़ने वाली बीज। कुछ बीज बहुत हल्के फुल्के होते हैं, उनके चारों ओर रोए होते हैं या पंख की तरफ पतली झिल्ली होती है। ये हवा में उड़कर दूर दूर पहुंच जाते हैं, ठीक ना। कपास के जैसे बीज, कपास का ये बीज आपको दिखाई दिया है, ठीक ना। कपास के बीज को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो होता है आपका क्या होता है कि इसमें रोआ टाइप के होता है, ये उड़ उड़ करके दूसरे जगह तक चला जाता है। पानी में तैरकर बिखरने वाले बीज। कुछ पौधों के फल पानी में तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। ऐसे फल हल्के एवं पानी में तैरने वाले होते हैं। कमल एवं कुमुदनी के जो फल होते हैं पानी में बहते हुए ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। फल के सड़ गल जाने से बीज बिखर जाते हैं। फल जब सड़ गल जाता है तब बीज बिखर जाता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारा शॉर्ट वीडियो में आप देखे होंगे कि ये ठेला पर लेकर के बेचता है लोग, इसी में से गोल गोल है निकालता है, निकाल करके क्या करता है, लोग खाता है इसको, ठीक ना। क्या बोलते हैं उसको, मूंगफली के जैसा होता है। अब ये क्या होता है, जब ये सड़ जाता है, ये पानी में क्या होता है, सड़ जाता है। ये कमल का है, कमल का बीज, ठीक ना। तो सड़ जाता है, कमल और कुमुदनी का ऐसा होता है। सड़ जाता है तब क्या होता है कि फट जाता है, फट करके क्या होता है कि एक बीज बिखर जाता है, ठीक ना। तो फल के सड़ गल जाने पर बीज बिखरते हैं। कमल का पूछेगा कि कमल का या कुमुदनी का जो बीज किस प्रकार बिखरते हैं, तो सड़ गल करके बिखरते हैं, ठीक ना। जानवरों की सवारी। बीजों के बिखरने में पशु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गोखुर की तरह कांटेदार बीज या कुछ घास के बीज पशुओं के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। पशु के पैर में चिपक जाएगा या देह में चिपक करके एक जगह से दूसरे जगह तक चला जाएगा। ये है गोखुर का बीज है। ये क्या चीज का बीज है, गोखुर का, जिसको देख रहे हैं ना, गाय के खुर जैसा है इसलिए नाम है इसका गोखुर। ये गोखुर का बीज जो होता है ये जानवरों के माध्यम से क्या होता है कि बिखरता है। पक्षियों द्वारा बिखराव। कुछ पौधों के बीज चिपचिपे होते हैं, चिपचिपे मतलब सड़ जाने वाले। जब पक्षी इनके फलों को खाते हैं तब ये बीज उनकी चोंच में चिपक जाता है। पक्षी जब किसी अन्य जगह जाकर चोंच से बीज को छुआते हैं तो ये बीज नई जगह पर पहुंच जाते हैं। लसोरा के बीज, कौन बीज, लसोरा के बीज जो होता है छू कर देखिए, जिनका बिखरना पक्षियों के द्वारा होता है, लसोरा का बीज। अब आपसे पूछेगा कि लसोरा का जो बीज होता है किस प्रकार बिखरता है, तो पक्षियों के माध्यम से बिखरता है, ठीक ना। बताइए, कई फल ऐसे होते हैं जिन्हें पक्षी बीज सहित खा जाते हैं
अब कई फल ऐसा है जिसको पक्षी बीज सहित खा जाता है, तो पेट में जाम जाएगा क्या, ऐसा हर खाता है सब फल तो उनके पेट में पच जाता है, किंतु बीज नहीं पच पाते। मॉल यानी बीट के साथ ये बीज बाहर निकल आते हैं, ये जहाँ गिरते हैं वही अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित होकर नवोद्भूत पौधा से एकदम बड़ा एक विशाल पेड़ बन जाता है, ठीक ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं पीपल का बीज, ये पीपल का बीज हो गया जिसको पीपल का बीज है, और ये बरगद का है जिसको पकुआ बोलता है लोग, पकुआ के भीतर अंदर छोटा छोटा, ये अमरूद का बीज हो गया, ठीक ना। तो ये यहाँ पे आपको 3 प्रकार के बीज दिया गया है। ओके, आइए देखते हैं आगे। बीजों का बिखरना न केवल पौधों की प्रजातियों को हजारों वर्षों से बचाकर रखने में सहायक रहा है, बल्कि इससे अलग अलग जगहों पर रहने वाले मनुष्यों को भी उपयोगी फल फूल वाले पौधे मिलते हैं। आप बताइए, बीज अगर नहीं बिखरेगा तो एक जगह जहां पौधा है तो उसका तो वहीं रह जाएगा, फिर दूसरी जगह जाएगा नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आज यहाँ अमरूदी खाएंगे तो दूसरी जगह भी तो जाके खा लेंगे ना। अब देखिए, यहाँ पे मनुष्य के द्वारा भी बीजों का बिखराव होता है ना, लेकिन यहाँ मनुष्य के बीज चर्चा नहीं दिया, वो तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग पढ़े यहाँ पे हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से और जानवर के माध्यम से पढ़े, ठीक ना। प्रकृति भी बीजों के बिखरने में सहायता पहुंचाती है तथा उनके बिखरने हेतु बीजों में उपयुक्त अनुकूलन भी उत्पन्न करती है। ओके, विभिन्न माध्यमों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने वाले बीजों को इकट्ठा कर चार्ट पेपर का कोलाज बनाइए और कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। ये टीचरों का काम है, ठीक है, टीचर का काम नहीं है, सॉरी, विद्यार्थी का है। तो देखिए, ये 3 चैप्टर आपका खत्म हो गया, ठीक। अब आइए इसी वीडियो में हम लोग एक चैप्टर और क्लियर कर ले रहे हैं, है ना। आइए चौथा चैप्टर भी इस वीडियो में हम क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि देखिए टाइम हम लोगों के पास नहीं है, जितना जल्दी सबको क्या करें हम लोग चट कर जाए, ठीक ना, और अपना एक क्या बना ले, समझ रहे बात को। अगला है मेरा बगीचा, माई गार्डन, मेरा बगीचा। देखिए, मेरे पिताजी का तबादला राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ नामक कस्बे में हो गया था। अब कौन व्यक्ति है पता नहीं है, चलिए, उन्होंने वहां घर ले लिया था। जल्दी ही मुझे व माँ को भी वहां जाना था। अंततः वह दिन भी आ गया जब मैं और माँ वहां पहुंचे। पिताजी का तबादला राजस्थान में हुआ, राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ नामक कस्बे में हुआ। तो अब पिताजी मम्मी को और हमको भी ले जाने वाले थे। पिताजी हमें लेने आए थे। पिताजी ने नए घर के बारे में बताया और हम सब घर की तरफ चल पड़े। थोड़ी देर बाद एक दिखी। उस 4 दीवारी के अंदर एक जैसे अलग अलग बहुत से घर थे। उस 4 दीवारी के अंदर क्या था कि जैसे अलग अलग बहुत से घर थे। पिताजी ने बताया कि यह कॉलेज का कैंपस है, यह कॉलेज का कैंपस है और यहाँ हमारा भी घर है। 4 दीवारी के अंदर घुसते समय देखा कि वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड था। बोर्ड पढ़ने पर पता चला कि हमारे कैंपस में तितलियों की 17 प्रजातियां तथा पक्षियों के 87 प्रजातियां रहती है। प्रजातियां है, बोर्डवा पर लिखा हुआ था। देखिए, यहाँ पे पक्षी और तितली के प्रजाति कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तितली कितना सुंदर सुंदर है। तितली, एक तितली के प्रजाति 2, 3, 4, 5। अब बताइए कौन सुंदर लग रही है? ये भी सुंदर, सब सुंदर ही लग रही है। पक्षी में देखिए मोर है, मोर जो है ये बुलबुल है, कबूतर है, ठीक ना। यहाँ प्यारा प्यारा सा गौरैया है, प्यारा प्यारा सा गौरैया है, चील है और बतख है, ठीक ना। तो 87 गो प्रजाति उस बोर्ड पे था चिड़िया का और 17 प्रजाति का चीज का था, तितलिया का। तितली के 17 प्रजाति और 87 प्रजाति था पक्षियों का। ओके, अब मैंने सोचा कि यहाँ केवल तितली और पक्षियों के बारे में ही लिखा है। अरे भैया, पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में नहीं लिखा है? खैर छोड़िए, नहीं लिखा होगा, ठीक ना। स्कूल से जब हर्बेरियम के लिए फूल, पत्ती एवं पौधों के 10 अलग अलग किस्म इकट्ठा करने को कहा गया, स्कूल से जब हर्बेरियम के लिए फूल, पत्ती एवं पौधों के 10 अलग अलग किस्म इकट्ठा करने को कहा गया, 10 अलग अलग किस्म को इकट्ठा करने के लिए कहा गया, तो मैंने सोचा कि कैंपस में घुसकर इकट्ठा कर लो। माँ ने बताया कि यहीं घास वाले बगीचे के आसपास देख लो। घास वाले बगीचे में ही मुझे 11 तरह के पौधे, फूल, पत्ते और किसी किसी में फल भी मिल गए। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम क्या है भाई?
कि हर्बेरियम के लिए फूल, पत्ती और पौधे के 10 अलग अलग किस्म इकट्ठा करने के लिए कहा गया। तो हर्बेरियम क्या है जानते हैं? यह क्या है यह तो पता नहीं था, मगर इसके बारे में सोचने के बजाय और पौधों को देखने लगा। जहाँ एक ही प्रकार के पौधों को दूब घास उगाकर घास वाला बगीचा बनाया गया हो, वहाँ आखिर इतने तरह के पौधे कहाँ से आए? मैं हैरान हो गया। आप लोग अपना कल्पना कीजिएगा। एक जैसे पौधा छांटते समय दूब घास के पौधों पर मेरी नज़र गई। याद आया माँ ने पूजा के लिए एक जैसे 3 पत्ते वाले दूब मांगा था। मैं हर्बेरियम के लिए इकट्ठा किए गए पौधे, पत्तों और फूलों को एक तरफ छोड़ रखा था और 2 एक जैसे दूब के पौधे ढूंढने में लगा था। काफ़ी देर तक उलझा रहा। ऐसा क्यों है कि 2 एक जैसे दूब घास के पौधे ढूंढने में दिक्कत हो रही थी? सोचकर लिखिए। तो एक जगह नहीं होगा, इसीलिए ढूंढने में दिक्कत हो रहा था। आप भी अपने घर के पास दूब के एक जैसे पौधे ढूंढने की कोशिश कीजिए। जड़ के पास पानी डालकर खुरपी या ऐसे किसी चीज से पौधों को निकालिए। करीब एक जैसे 2 दूब घास के पौधे निकालिए और उनको गौर से देखिए। उनका परीक्षण कुछ इस प्रकार कीजिए। पत्ती के आकार एक जैसा है, ठीक ना? आप इस तरह के अवलोकन ऐसे भी कुछ छोटे पौधों के साथ कर सकते हैं, जैसे सदाबहार के छोटे पौधे या किसी मौसमी फूल के पौधों के साथ। ऐसा करने में मुझे तो बड़ा मजा आया। अब हार्बेरियम कैसे बनाएं? क्योंकि हार्बेरियम बनाने के लिए माँ बोली थी। अरे मैं तो हार्बेरियम के लिए इकट्ठा किए गए पौधों के बारे में भूल ही गया था। मैंने देखा कि सारी पत्तियां सिकुड़ गई है, सारे पौधे भी सूख से गए और कुछ फूल भी सिकुड़ गए। माँ को बताने पर उन्होंने कहा, बेटा एक पौधों को अखबार के मोड़ के अंदर तह लगाकर रखना होता है, फिर इस पर वजन रखकर कुछ दिनों के लिए छोड़ देना होता है। पौधे सूखते हैं मगर सिकुड़ते नहीं। फिर इसका एल्बम तैयार किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? एल्बम तैयार किया जाता है। देखिए इस तरह से रख दिया गया है। अब इसको अखबार को क्या किया जाएगा? मोड़ दिया जाएगा। अब मोड़ करके हार्बेरियम, माँ ने हार्बेरियम बनाने के लिए क्या क्या कहा था क्रमवार लिखिए। इसको हार्बेरियम बोलेंगे, ठीक ना? अखबार में लेकर के इसको क्या करना? हार्बेरियम बनाने के लिए मुझे दोबारा पौधे इकट्ठे करने पड़े, ठीक ना? अन्य पौधे मैं अपने हार्बेरियम में और पौधों को भी शामिल करना चाहता था, इसलिए पौधों की खोज का काम जारी रखा। एक दिन पास के तालाब में कुछ ऐसा पौधा देखा। तालाब में इस प्रकार से पौधा देखा। अब इसको ले जा करके अखबार में मोड़ करके रख देगा कुछ दिन के लिए, तो वो बन जाएगा आपका हार्बेरियम, ठीक ना? घास वाले बगीचे में लगे पौधे तो ऐसे थे। पौधों के अंग है बगीचों के पौधे पानी के। अब एक फिर आके बैठ गया क्या? मुझे कैंपस में पौधों के अंग है बगीचों के पौधे पानी के पौधे, जड़े हैं बगीचे के पौधे, जड़े वाला चित्र देखकर दोनों पौधों में तुलना करके लिखिए। दोनों ऊपर जो पौधा दोनों है ना, उसमें क्या करना है कि तुलना करके लिखना है, ठीक ना? इसमें दोनों पौधों के तुलना करके क्या करना है? लिखना है। जड़े तो जड़े बगीचे के पौधे के जड़ देखिए किस प्रकार से है और पानी के पौधे के जड़ किस प्रकार से है, ठीक ना? पत्तियों का रंग कैसा है, ये सबको बात को क्या करना है? लिखना है। चलिए फिलहाल ये सब हमको थोड़ी देगा। हमारे कैंपस में बहुत सारे बबूल के पेड़ हैं। अब ये बगीचा कैंपस में बबूल के पेड़ है, ठीक ना? बबूल समझते हैं? झरकट के पेड़। बबूल मतलब झरकट के पेड़ को बबूल कहा जाता है। झरकट के पेड़ देखे होंगे आप लोग। कुछ कैक्टस भी है और ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको कैक्टस है। माँ ने तो रेत भरे गमले में कैक्टस की कुछ किस्मों को भी लगाया था। आई कैक्टस के कई प्रकार होता है, ठीक ना? जैसे एक प्रकार ये हो गया, एक प्रकार ऐसे करके रहता है, एक प्रकार ऐसे करके रहता है, इसमें कांटा रहता है, ठीक ना? ये भी आप लोग देखे होंगे, ठीक ना? तो कैक्टस के कई प्रजाति होती है। घास वाला बगीचा या तालाब में उगे पौधों में कैक्टस जैसा इतना मोटा हरा तना या कांटे तो मैंने देखा ही नहीं था। अब देखिए इतना मोटा तना वाला
सुना है कि बबूल और कैक्टस तो मरुभूमि के पौधे हैं, तो मरुभूमि के पौधा है, मरुभूमि में तो जहाँ रेगिस्तान है, जबकि मुझे ये भी और जगह दिख जैसे जैसे कोलकाता में, दिल्ली में तथा गंगटोक में भी इनको दिखा था। मुझे कैंपस के पेड़ पौधों के बारे में जानने की इतनी इच्छा थी कि मैं अब हर नए दिखने वाले पौधों की एक पत्ती और फूल इकट्ठा करने लगा। लोगों से नाम भी पूछता रहा, कहीं कहीं पौधों के पास उनके नाम भी लिखे हुए थे, अब नाम भी लिखा रहता है। इस प्रकार मुझे उनके नाम भी मिल जाते हैं। माँ ने कहा कई बार पेड़ पौधे जहाँ उगे हो वहीं देखकर पहचानना आसान हो जाता है, न कि सिर्फ एक पत्ती या एक फूल से। अब सबको पौधे के पत्ता इकट्ठा करके मैंने लगाई प्रदर्शनी। मैंने घूम घूम कर और लोगों से बातचीत कर 40 पौधों को इकट्ठा किया और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की। मैंने उनकी प्रदर्शनी लगाकर मैडम की मदद से स्कूल के बोर्ड पर लगा दिया। आप भी ऐसा करेंगे क्या? ठीक है ना। पेड़ पौधों और जंतु, पेड़ पौधे और जंतु अब हम लोग जानेंगे। अब मेन पॉइंट मिलेगा। अभी एगो हार्बेरियन वाला बातें मिला है, ठीक है ना, ओकरा बाद तो बातें नहीं मिला। पेड़ पौधे और जंतु, कई तरह के जीव जंतु भी मेरे कैंपस में है। ऐसा मेरे कोलकाता वाले भैया के घर के आसपास भी तो नहीं है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हुआ। कुछ जानवर मेरे मन में है तो इस प्रकार है। हमारे यहाँ इतने तरह के पेड़ पौधे हैं, इसलिए इतने तरह के पशु पक्षी, मगर कोलकाता में मेरे भैया के घर पेड़ पौधे नहीं है, एक नाला है, इसीलिए शायद सिर्फ मच्छर और कभी कभी कौवे दिखाई देते हैं। देखिए, वैज्ञानिक पेड़ पौधे एवं जंतुओं के अंतर और समानताओं के आधार पर कई तरह की खोज खबर करते हैं। कई बार इन सभी के समूह बनाते हैं, गहराइयों से जांच पड़ताल भी करते हैं वैज्ञानिक लोग, ठीक ना। खेल खेल में एक प्रयोग करना है, कागज मजबूत या कमजोर। आपको क्या लगता है, कागज मजबूत है या कमजोर? क्या कागज का एक खरा पन्ना एक किताब का वजन सह सकता है? और क्या कागज एक छड़ी को तोड़ सकता है? पहले देखते हैं कि किताब वाली बात कितनी सही है। इसके लिए आपको कागज का एक नया पन्ना जिसमें सिलवटे ना हो का एक किताब, देखिए यहाँ पे निकाल दिया गया है, उसको गोल मोड़ा जा रहा है, आराम से रखा जाएगा। देखिए, कागज को पाइप की तरह गोल लपेटिए, पाइप की तरह गोल लपेटना है। अब ये बेलनाकार यानी बेलन के आकार का हो जाएगा। इसे हल्के से ऐसे ही पकड़े रहिए, फिर इसके ऊपर एक किताब रखिए। किताब का बीच वाला हिस्सा कागज के ऊपर ही आना चाहिए, नहीं तो किताब गिर जाएगा। भला कागज का एक छड़ी से भी ज़्यादा मजबूत होता है। इस बात को परखने के लिए एक टेबल की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक अखबार का पन्ना और एक फुट रूल जितनी लंबी लकड़ी या छड़ी भी लगेंगी, ठीक ना। देखते हैं इसको। देखिए, कुछ इस प्रकार से टेबल पर रख करके कागज से साट करके अब इस पर इसे मारिएगा तब टूट जाएगा लकड़ी, ठीक ना। अर्थात कागज से कमजोर हो गया लकड़ी, ठीक ना, चोट न लग जाए, इस तरह से ध्यान देना है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये इस चैप्टर में, चौथा चैप्टर में ज्यादा कोई जान नहीं था। ये कैक्टस सूट्रेस के बारे में था, ठीक ना, और हार्बेरियन बनाने के बारे में था। अगला जो चैप्टर आपका आने जा रहा है बहुत ही लाजवाब है, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर के आ रहे हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।